हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार आज आप लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसमें मैं आप लोग को रेसिस्टिविटी के बारे में जिक्र करूँगा और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में जिक्र करूँगा हो सके तो। और शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, एक नया फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। R इक्वल टू रो L बाई ए, ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है। यहीं से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो इंटू एल इक्वल टू R इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। अब मान ले लेफ्ट एल इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि आपको एक ऐसा वायर लेट करना है, मान लेना है, जिसका लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इंटू 1 अपॉन 1 इक्वल टू R। ये निकल गया हम लोग का। कहने का मतलब कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी किसके बराबर हुआ? रेसिस्टेंस के बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस of a wire of unit length and unit cross section area is called resistivity। यानी एक वायर, ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो, यूनिट हो, 1 मीटर यानी यूनिट हो, और एरिया भी यूनिट हो, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, यानी 1 मीटर स्क्वायर हो। ऐसे वायर का यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया के वायर का जो रेसिस्टेंस होता है, इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इस प्रकार से रेसिस्टिविटी का हमको फॉर्मूला आ गया। रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। अगला टॉपिक बच्चों, रेसिस्टिविटी का यूनिट। तो यूनिट के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किसी का भी यूनिट निकालना हो आपको फार्मूला की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास फार्मूला है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। यही मेरे पास फार्मूला है, यूनिट देख लीजिए। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। एक कट जाएगा, यानी ओम मीटर रेसिस्टिविटी का यूनिट होगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट कितना हो गया? ओम मीटर। तो इस तरीके से दो चीज़ें हमने पढ़ा। एक तो रेसिस्टिविटी निकालते कहाँ से हैं, आया कहाँ से कंसेप्ट, और दूसरा कि इसका डेफिनेशन क्या हुआ, और तीसरा इसका यूनिट क्या हुआ। अब हम लोग को देखना है कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेसिस्टिविटी। तो इसके लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा मटेरियल। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, और मटेरियल अगर चेंज नहीं होता है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो पहला है कि इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, और दूसरा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ती है। टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये क्या पर डिपेंड नहीं करता? तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वायर। जो रेसिस्टेंस इन दोनों पर भी डिपेंड करता था, रेसिस्टिविटी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि आप मान लेते हैं कि आपके पास एक वायर है कॉपर का, 3 वायर ले ले, एक वायर 1 मीटर का ले लें, एक वायर 2 मीटर का ले लें, और एक वायर 1 सेंटीमीटर का ले लें।
मटेरियल तो आपका वही है कॉपर, रेसिस्टिविटी नहीं चेंज करेगा। टेम्परेचर आपका वही है, टेम्परेचर से भी चेंज नहीं करेगा। अब मटेरियल और टेम्परेचर अगर नहीं चेंज कर रहा है तो लेंथ चेंज होने से तो रेसिस्टिविटी बदलता नहीं है। यानी इस वायर का चाहे जितना भी लेंथ का, जितना भी एरिया का वायर आप ले लें, रेसिस्टिविटी आपका वही रहेगा। अब रेसिस्टिविटी से कोई वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वही R इजकल टू रो L बाई ए फार्मूला है, उसी में R, L और A दे देगा, रेसिस्टिविटी निकालने के लिए कहेगा। हाँ, रेसिस्टिविटी का यूज हम एक जगह जरूर करते हैं, वो है कि क्या कंडक्टर का क्या यूज है, उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कंडक्टिंग वायर का यूज करना है तो ऐसा वायर चाहिए जिसकी रेसिस्टिविटी कम हो, क्योंकि रेसिस्टिविटी कम होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। हम तो यही चाह ही रहे थे कि करंट ज़्यादा फ्लो हो, तो ज़्यादा करंट फ्लो होने के लिए रेसिस्टेंस कम चाहिए, और रेसिस्टेंस कम के लिए रेसिस्टिविटी कम चाहिए। तो ऐसा वायर जिसकी रेसिस्टिविटी कम हो वो कंडक्टिंग वायर के तौर पर यूज करते हैं, कंडक्टर के तौर पर यूज करते हैं। और वैसा वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एज फॉर एग्जाम्पल आप के पास बुक में चार्ट होगा, उसमें आप देख लेंगे। इस बैड कंडक्टर की रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 10 ऐसे होता है। और जो कंडक्टिंग वायर होता है इसके रेसिस्टिविटी का ऑर्डर जो होता है 10 पावर -8 होता है। तो पता चल रहा है कि दोनों में बहुत कम फर्क है। बीच में भी एक मटेरियल है जिसकी रेसिस्टिविटी, जिसका रेसिस्टेंस ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। उसकी रेसिस्टिविटी का ऑर्डर 10 पावर -6 के लगभग होता है। थोड़ा रेसिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा रेसिस्टिविटी उसका होता है, लेकिन इंसुलेटर से बहुत कम होता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल को 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी के आधार पर मोटा मोटी हम लोग 3 या 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंडक्टर का ग्रुप है जिसमें रेसिस्टिविटी 10 पावर -8 के ऑर्डर का होता है। एक इंसुलेटर का है जिसमें 10 पावर 10, 12 ये सब का ऑर्डर होता है। और एक तीसरा सेमीकंडक्टर का होता है जिसके रेसिस्टिविटी का ऑर्डर 10 पावर -6 के पास होता है। इसके अलावा भी एक और बातें होगी कि बहुत ऐसी जगह होती है जहां हमको एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें जो हो कंडक्टर लेकिन उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो सामान्यतः। और ऐसे मटेरियल का यूज हम लोग हीटिंग एलिमेंट के तौर पर करते हैं। जैसे हीटर में यूज करते हैं, ओवन में हीटर में यूज करेंगे, ख़ास तौर पर आयरन में यूज करेंगे। अब वहाँ पर रेसिस्टिविटी का ऑर्डर 10 टू द पावर -8 तो होता है, लेकिन ये जो को फैक्टर होता है 850 से बड़ा होता है। यानी आपको 90 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और कंडक्टर में ये छोटा होता है, 10 के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा कम, जो भी मान ले वो होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका यूज हम लोग मटेरियल के सिलेक्शन में करते हैं कि वो मटेरियल का क्या हमें यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देख लें, अब दूसरी टॉपिक हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग कहते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो 2 प्रकार के ग्रुपिंग है। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ये आप लोग के क्लास 10 के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत न्यूमेरिकल भी बनते हैं जो बोर्ड में आते भी रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। अब देखिए
हालांकि इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक बात करना भूल गए थे, मैं उस पर आ जाता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहला हमारा था कि सर्किट, व्हाट इज द सर्किट, है ना। सर्किट क्या है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सर्किट। सर्किट इज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सर्किट करंट फ्लो का एक पाथ है बस। इट कंटेन्स ए फ्यू डिवाइसेस लाइक द इलेक्ट्रिक डिवाइस, स्विच एंड बैटरी। बहुत हो सकता है आममीटर एंड वोल्ट मीटर भी इसमें हो सकता है। तो डेफिनेशन लिख ले कि सर्किट इज ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सर्किट एक प्रकार का पाथ है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्विच, बैटरी, आममीटर, वोल्ट मीटर, इटीज, ये सब चीज़ें इसमें होती है। एक सैंपल सर्किट हम लोग को बनाना है तो हम लोग यहाँ रेसिस्टेंस ऐसे बना लेते हैं, और रेसिस्टेंस में यहीं पर वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में। मैं आगे जिक्र करूँगा कि पैरेलल क्या है। यहाँ पर एक आममीटर लगा देते हैं सीरीज में, आगे बढ़े यहाँ पर हम लोग स्विच लगा देते हैं, आगे बढ़े यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। एक सिंपल सर्किट का डायग्राम हो गया। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं बता ही रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सर्किट एंड ड्रॉ ए सिंपल सर्किट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर डिफिनेशन लिखने में और 1 नंबर सर्किट का डायग्राम बनाने में। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। चलिए अब इसके बाद एक और बात है कि हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ें कि कुछ, जैसे मान लेते हैं कि हमको बैटरी बनाना है तो क्या हम बैटरी बनाते रहें बैठ करके? नहीं। तो इसके लिए फिजिक्स में कुछ सिंबल बना लिया गया है। इसके लिए फिजिक्स में कुछ सिंबल बना लिया गया है। उस सिंबल की चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें, यहाँ पर मान लेते हैं अब रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को ऐसे बना लेते हैं, यह रेसिस्टेंस है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। लेकिन यही रेसिस्टेंस बना करके अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू बदल जाएगा। ये आपका हो गया वेरिएबल रेसिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लें कि मुझे बल्ब बनाना है तो बल्ब ऐसे बना देंगे, ये हो गया बल्ब। अगर मान लेते हैं कि मुझे स्विच बनाना है तो स्विच ऐसे बना देंगे, और स्विच एक और तरीके से बनेगा, ऐसे भी बनेगा। फर्क है कि इसमें ऐसे डॉट बना देंगे। तो ये हो गया ओपन स्विच, और ये हो जाएगा आपका क्लोज स्विच। इसका मतलब कि इसमें आपने की नहीं लगाया, की नहीं लगाया तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, और सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन ये क्या है, स्विच की लगाया आपने, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे गाड़ी में की लगाते हैं, घुमा देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर किक मारेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। उसी तरीके से आममीटर का सर्किट, आममीटर का सिंबल ए होगा, वोल्ट मीटर का सिंबल बी होगा, गैल्वेनोमीटर का सिंबल जी होगा। इस तरीके से कुछ कुछ सिंबल याद रखना है। उधर जो पीछे छूटा हुआ था सर्किट, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। ये इतना क्वेश्चन इसमें आता है। अब हम लोग आते हैं वही ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में, जिसका जिक्र मैंने किया था अभी, और हम लोग शुरुआत करेंगे सीरीज में। सीरीज किसको कहते हैं?
इसका हमने शुरुआत हम लोग करते हैं सीरीज में। तो अब बच्चों प्रॉब्लम समझिए, हम लोग के पास 2 ओम का रेसिस्टेंस है, 2 को 3 को 4 को जितना है मान लो, और हमें 4 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 ही ओम का है। अब मैं क्या करूं कि 4 ओम का रेसिस्टेंस हो जाए? तो इसके लिए हमें ग्रुपिंग करना पड़ता है, रेसिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है। अब उसी के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि 2 ओम का रेसिस्टेंस है, हमें 4 ओम चाहिए, तो मैं क्या करूं? अगर हमें 1 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए तो क्या करूं? बच्चा कहेगा कि काट दीजिए, बीच से उसको काट दीजिए, 1 ओम का हो जाएगा दोनों साइड। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। उसके लिए देखिए तरीका क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक रेसिस्टेंस है ऐसे, ठीक है। इस रेसिस्टेंस का एक एंड ए हो गया और दूसरा एंड बी हो गया। यहाँ पर हमारे पास बगल में दूसरा हो गया, इसका एक एंड बी हो गया, दूसरा सी हो गया। तीसरा मेरे पास ऐसे है या डी हो गया। अब इस रेसिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो क्या हुआ? एंड टू एंड कनेक्शन हो गया, एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। तो कह सकते हैं सीरीज का डिफिनेशन कि सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन विच एंड टू एंड कंटिन्यूअसली एडेड। कहने का मतलब कि इफ द फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड। जैसे देखिए, ये मेरा एक रेसिस्टर है, इसका एक फर्स्ट एंड और एक सेकंड एंड है। ये सेकंड रेसिस्टर है, इसका एक फर्स्ट एंड है और एक सेकंड एंड है। तो पहला का सेकंड एंड और दूसरा का फर्स्ट एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यही डेफिनेशन है कि इफ द सेकंड एंड ऑफ फर्स्ट रेसिस्टर इज कनेक्टेड विथ द फर्स्ट एंड ऑफ सेकंड रेसिस्टर एंड सेकंड एंड ऑफ सेकंड रेसिस्टर, देखिए इसका ही सेकंड एंड है, इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेसिस्टर, थर्ड का ही फर्स्ट है, एंड सो ऑन, देन सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं। यहाँ वायर लगा दिए, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, ऐसे इसको ऐसे जोड़ देते हैं। अब हम लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हैं या वैल्यू निकालना चाहते हैं कि वो वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट देयर आर 3 रेसिस्टर R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन द सीरीज and when we switch on, then I ampere current will flow in the circuit. सर्किट में I ampere की करंट फ्लो होती है। You can see that I ampere will pass through R1, R2 and R3. तीनों के थ्रू एक वही I ampere की करंट फ्लो होती है। जैसे पाइप बनाई हुए हम, और पाइप में 3 जगह की जिक्र करें तो पाइप में जितना पानी इन किया वो पहले जगह पर भी है, दूसरे पर भी है और तीसरे पर भी है। तो करंट उसी तरीके से फ्लो हो रही है। यानी सीरीज में करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो सीरीज का यह भी डिफिनीशन है, सीरीज का डिफिनीशन यह भी है कि सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज, दिस मीन्स सेम वैल्यू ऑफ करंट विल फ्लो इन ऑल रेसिस्टर्स। सारे रेसिस्टर्स में सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होता है। यह भी इसका डिफिनीशन है। और मैं आपको पिछले बार बताया था पहले कि आम मीटर मेजर्स द करंट। तो आम मीटर को आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा लो भाई, सेम करंट तो जा रही है, सेम तो मेजर करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाई आम मीटर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो बिकॉज आम मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट and magnitude of electric current does not change in the series, so ammeter can be connected anywhere and it will read same value, या सेम वैल्यू पर रीड करेगा हर जगह। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है, पॉइंट बी का पोटेंशियल VB है, पॉइंट सी का पोटेंशियल VC है और डी का पोटेंशियल VD है। ये भी हमको लेट कर लेना है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, देन VA माइनस VB, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस यानी A का पोटेंशियल
और बी के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस का रहेगा। अब बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर वन, करंट तो इसमें आई ही जा रही है, रेसिस्टेंस इसका आर वन है तो आई आर वन। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी बी माइनस बी सी, और देखिए बी और सी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो बी बी माइनस बी सी, और बी का फॉर्मूला क्या होता है आई आर, लेकिन यहाँ आर की जगह पर क्या होगा आर टू होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी कितना हो जाएगा वी सी माइनस वी डी, और वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे आई आर 3 लिखेंगे इसको। आप बच्चों क्या करते हैं कि हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो देखिए बी बी कट गया, बी सी कट गया, तो कितना यहाँ हो जाएगा बी ए माइनस बी डी, एक कितना हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर 3। एक इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट हो गया, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर 3, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी डी निकल गया मेरा। अब क्या करते हैं बच्चों कि ए और डी पॉइंट के बीच में देखो, ए पॉइंट मान लो कि ए है और ए पॉइंट मान लो डी है, मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ, ए और डी इसी को इंडिकेट कर रहा हूँ। अब इन तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर हम एक ही रेसिस्टेंस लगा देते हैं, सच दैट कि वही बैटरी यहाँ भी आई एम्पियर की करंट दे, वही बैटरी आई एम्पियर की करंट दे, तो ए रेसिस्टेंस को आर को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसको कहते हैं, तो दैट रेसिस्टेंस विच गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, सेम सर्किट इंस्टेड ऑफ ऑल अदर रेसिस्टेंसेस। अगर कोई सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑल रेसिस्टेंस के बदले में कोई रेसिस्टेंस अगर दे रहा है उसी सर्किट में, देन इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, वही आई एम्पियर की करंट आपको दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिख सकते हैं कि बी ए माइनस बी डी, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई आर हो जाएगा इस डायग्राम से, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो बी ए ही होगा ना और इसका पोटेंशियल बी डी हो जाएगा। अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड आई आर इक्वल टू आई, यहाँ से आई कॉमन निकाल देते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर 3, आई और आई कट जाएगा, तो आर इन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर 3। आगे हम लोग का वैल्यू यहाँ पर चाहे तो एस लगा दें, एस का मतलब होता है कि जब उसको हम सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या होता है, यानी आर इन सीरीज क्या हुआ आर वन प्लस आर टू प्लस आर 3। इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सम कर सकते हैं किसका, और रेसिस्टेंस का, यानी सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस। यही क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए कहता है कि आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर 3 प्रूफ करें, या ये कह सकता है कि एस्टेब्लिश या फाइंड द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द सीरीज। अब कभी कभी ट्रिकी बनाता है, टेकिंग 2 रेसिस्टेंस, टेकिंग 3 रेसिस्टेंस, जैसा कहेगा मैं 3 लेकर बना लिया हूँ, आपको 2 कहेगा तो आप तीसरा छोड़ दीजिएगा, 2 ही लेकर लिख दीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सम के बराबर होता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं ये तीनों के सम के बराबर यह है, तो इसका मतलब कि R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 ओम हो जाएगा। तो 9 ओम रेसिस्टेंस तो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। कहने का मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू सीरीज में सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू सीरीज में सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बड़ा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपको कहेगा कि आपके पास 2 ओम और 3 ओम का रेसिस्टेंस है, आपको 5 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो आपको तो ज़्यादा चाहिए ना, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, सीरीज में जाएंगे, पैरेलल में नहीं जा सकते।
तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। हो गया, क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका मैं डील कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए ना बच्चों, मान लेते हैं कि आपका जो रेसिस्टेंस है R1, दूसरा R2 और तीसरा रेसिस्टेंस आपका है R3। ये तीनों रेसिस्टेंस को मान लेते हैं कि बराबर है। सपोज दैट तीनों रेसिस्टेंस बराबर हैं और तीनों का वैल्यू R है। तो अब आइए, R का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3 इक्वल टू R प्लस R प्लस R। कितना हो जाएगा बच्चों 3R। यानी R इन सीरीज का वैल्यू कितना आया, 3R के बराबर आया। R इन सीरीज का वैल्यू, R इन सीरीज का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 3R के बराबर आ गया। 3 क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर था, तो इन जनरल लिख सकते हैं R इन सीरीज इक्वल टू N इंटू R लिख सकते हैं ऐसे, या N क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब सभी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम, तभी यूज करेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे ओरिजिनल फॉर्मूला मेरा यह है, इसे सब करना होगा। अब मान लेते हैं कि आपके पास 2 ओम का 5 रेसिस्टर है, तो पांचों को सीरीज में जोड़ देते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10। हाँ, नहीं तो यहाँ से भी बना सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 बार ऐड करें अभी 10 आ जाएगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि R में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि नंबर तो 2 3 होगा तो वैल्यू बड़ा होगा। यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिए, इसमें कई चीज़ें हमने देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं और इसका नोट्स भी बनाते हैं और अभ्यास भी करते हैं। देखिए, नोट्स बनाने से ही नहीं होता है, उस नोट्स को बार बार लिखने का प्रयास करें, तब बात बनेगी, केवल पढ़ने से नहीं होता है। इसलिए अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और हो सके तो अपने मित्रों को भी इस बात को शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और इससे उनका भी कल्याण होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना आगे बढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर आऊँगा, और उसके बाद पैरेलल और सीरीज का कंबाइंड न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।